फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने वीडियो पुस्तक प्रसंग में मेरी ये एक पुस्तक है जो कि मैंने सबसे पहले 1994 में लिखी थी, आधुनिकतावाद और उत्तराधुनिकतावाद। और ये पुस्तक उस समय आई थी जबकि हिंदी में उत्तराधुनिकतावाद पर कोई बहस नहीं थी। दो ही लोग उत्तराधुनिकतावाद के विषयों पर लिख रहे थे, सुधीश पचौरी लिख रहे थे और मैं लिख रहा था। बाद में इस पुस्तक को 10 साल बाद यानी 2004 में दोबारा फिर रीप्रिंट करके उत्तराधुनिकतावाद के नाम से हम लेके आए, और उसमें जो 10 साल के बीच के जो डेवलपमेंट थे वो डेवलपमेंट हमने शामिल किए। इधर 2017 में फिर अपडेट की गई और उसे भिन्न तरीके से, उससे नई सामग्री के साथ में हम उस पुस्तक को लेके आए, और ये पुस्तक ये है उत्तराधुनिकतावाद और विचारधारा। इसमें पुरानी पुस्तक की सामग्री है, लेकिन इसमें जो पिछले 2014 के बाद और 2017 तक यानी जो 12-13 साल के जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट इसमें शामिल किए गए हैं। संयोग की बात है कि जब ये पुस्तक लिखी गई उस समय शुरू में सोचा था कि मैं साथ मिलकर लिखूंगा। चंद्रा पांडे जो मेरी कुलीग थी वो मेरे साथ थी, उन्होंने इसके 2-3 चैप्टर की सामग्री लिखने में मेरी मदद भी की। उनका नाम मैंने रखा इसमें। बाकी मोरलेस सारी पुस्तक मैंने लिखी थी। तो पहली बार जब ये पुस्तक छपी तो ये कलकत्ते से छपी, और दूसरी बार जब छपी तो दिल्ली से, दोनों एडिशन उसके दिल्ली से आए। इस पुस्तक में बहुत कुछ है ऐसा जो कि कायदे से पढ़ा जाना चाहिए भारत को समझने के लिए, भारत के जो नए विकास है उसे समझने के लिए। यहां हमने बातचीत के लिए खाली एक विषय रखा है, और वो विषय रखा है कि ये जो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन है, उत्तराधुनिकता है, उस उत्तराधुनिकता में कैपिटलिज्म के चरित्र को लेकर बात की जाए, पूंजीवाद के साथ उसके संबंध को लेकर बात की जाए। तो ये बातचीत में खाली उत्तराधुनिकता और पूंजीवाद के अंतः संबंध तक ही सीमित रखूंगा मैं। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हम वीडियो पुस्तक प्रसंग में अपनी पुस्तकों के बारे में बातचीत करेंगे। तो चूंकि पुस्तकें बहुत लिखी गई हैं तो एक एक दो विषयों पर बातचीत उनके पर होगी पुस्तकों के क्रम में। अब जो मूल विषय है जिस पर कि आज हम लोग बातचीत करने के लिए बैठे हैं, उस मूल विषय पर हम लोग सोचें। मूल विषय यह है कि उत्तराधुनिकता का जब आगमन हुआ तो उत्तर आधुनिकता के आगमन के साथ में ये बात कही गई कि अब सारी दुनिया से जो महाआख्यान या ग्रैंड नरेटिव मॉडर्निज्म के पीरियड में विकसित हुआ था, यानी 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में जो महाआख्यान विकसित हुआ था, उस महाआख्यान का अब अंत हो चुका है। अब चीजें, घटनाएं, व्यक्ति, ये सब छोटे 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 आख्यानों में हमारे सामने आएंगे, और वे उन्हीं रूपों में उसे देखा जाना चाहिए। चिंता की चीज ये जो अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, ये जो अभी पीएम नरेंद्र मोदी का जो फिनोमिना मेरे सामने है, मैं एक बहुत ही विनम्रता से अपनी चीज आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूं। वो ये कि क्या कोरोना के
क्राइसिस को या नरेंद्र मोदी के क्राइसिस को क्या किसी लघु आख्यान के जरिए समझा जा सकता है? ये जो अभी जो हमारे बीच में जो लगातार कम्युनिकेशन आ रहा है, खासतौर पर कांग्रेस और दूसरे पार्टियों के जरिए जो कम्युनिकेशन आ रहा है, क्या उस कम्युनिकेशन से आप इस क्राइसिस को समझ सकते हैं? क्या है कि ये जो कोरोना का क्राइसिस है, ये जो पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है इस बीच में, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम जो 70 साल में बना था वो एकदम धराशायी हो चुका है। मालूम पड़ा कि 70 साल में हमारे देश में स्वास्थ्य पर कोई काम नहीं हुआ। क्या हम ये शॉर्टकट मार सकते हैं कि हम ये कहें खाली, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इस चीज को और मैं चाहता हूं कि आप लोग विचार करें, क्या ये कह सकते हैं, क्या ये कह के हम अपना पल्ला झाड़ सकते हैं कि जो सारा संकट शुरू हुआ वो नोटबंदी से शुरू हुआ और जीएसटी से शुरू हुआ? मैं साफ कहना चाहता हूं कि नोटबंदी न होती, जीएसटी न होती, तब भी ये संकट आता। नरेंद्र मोदी न होते तब भी ये संकट आता। हम थोड़ा सा व्यक्ति केंद्रित और ये जो लघु नैरेटिव में चीजों को देखने की जो पद्धति है, दृष्टिकोण है, इससे निकलें। अगर आप लघु नैरेटिव में चीजें देखेंगे तो आपको न तो नरेंद्र मोदी समझ में आएंगे, न कोरोना का संकट समझ में आएगा, न ये अर्थव्यवस्था का संकट समझ में आएगा, न हेल्थ सिस्टम का पूरा कोलैप्स कर जाना ये समझ में आएगा। हमने आदत बना ली अपनी। तो पहली चीज जिस पर के कायदे से विचार किया जाना चाहिए कि ये जो मौजूदा संकट है, वो चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे वो कोरोना हो, ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें किसी लघु आख्यान की देन नहीं है। ये शॉर्टकट होगा कि हम ये कहें कि अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था और अन्ना हजारे के आंदोलन से जो असंतोष पैदा हुआ उसके गर्व से नरेंद्र मोदी पैदा हुए। ये शॉर्टकट होगा, ग्रांड नैरेटिव नहीं बनता इससे। आप चीजों को जितने बड़े फलक पर, जितने विस्तृत फलक पर रखकर देखेंगे चीजें उतनी ही साफ दिखाई देंगी, और जितने सीमित फलक पर रखकर देखेंगे चीजें उतनी ही धुंधली और अस्पष्ट दिखाई देंगी। तो हम लोगों ने एक पद्धति विकसित कर ली है कि सीमित नजरिए से देखने की। पहले इसका फायदा कांग्रेस उठाती रही, अब इसका फायदा बीजेपी उठाती रही है। या जाए, लेकिन हमारी दृष्टि तो साफ रहे। मेरा कंसर्न ये नहीं है कि कौन जीतता है और कौन हारता है, मेरा कंसर्न ये नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि क्या कैप्टन के डेवलपमेंट को, जो कि पिछले 70 साल का डेवलपमेंट है, 90 आर्थिक उदारीकरण का जो डेवलपमेंट है 1990-91 के बाद का, 1990-91 के बाद के पूंजीवाद के विकास के जो नीतिगत फैसले लिए गए, उनका कोई आज के संकट से कोई संबंध है या नहीं है? हम पलट के ये देखने के लिए तैयार हैं या नहीं कि पूंजीवाद संकट में है, पूंजीवादी सरकारें संकट में हैं, पूंजीपति वर्ग संकट में है, और पूंजीवादी सरकारें और पूंजीपति वर्ग जो वायदा करते हैं उसे वे कभी फुलफिल नहीं करते। क्या हम इस बेसिक चीज को मानने के लिए तैयार हैं? कौन नहीं जानता इस बात को कि मनमोहन सिंह के शासन के दौरान, उसके पहले भी, कुल मिला के हिंदुस्तान में विशेष आर्थिक जोन के लिए 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन दे दी गई थी, खरीदी जा चुकी थी।
लेकिन उस 10 लाख एकड़ जमीन में 50% जमीन पर भी विशेष आर्थिक क्षेत्र या आर्थिक जोन नहीं बनाए गए या स्पेशल आर्थिक जोन नहीं बनाए गए। कौन नहीं जानता इस बात को? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि क्या हम ये चीज समझने के लिए तैयार हैं कि ये जो संकट है, ये संकट एक जो ग्रांड नैरेटिव कैपिटलिज्म का होना चाहिए, एक पूंजीवाद का जो महाआख्यान होना चाहिए, उस पूंजीवाद के महाआख्यान को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप इस संकट और इससे निकलने के रास्ते भी नहीं खोज सकते। हमसे बार बार यही कहा जा रहा है, इधर से या उधर से, कि संकट के लघु आख्यानों पर ध्यान दो। संकट के लघु आख्यान समाधान नहीं है, पूंजीवाद के लघु आख्यान समाधान नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जीएसटी ना आई होती, नोटबंदी लागू न की गई होती और कोरोना आया होता, सिस्टम ऐसे ही कोलैप्स करता। ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते और उनकी जगह दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता, कोलैप्स होने से बचा लेते आप। मैं नरेंद्र मोदी की जो मतलब सरकार का जो निकम्मापन है और जो इसकी जन विरोधी जो दृष्टि है, उसकी मैं किसी भी कीमत पर हिमायत नहीं करता। मैं सिर्फ जो चीज आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये कि आप कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट का जो ग्रांड नैरेटिव है, वो ग्रांड नैरेटिव लोकल नहीं है, वो ग्लोबल है। आप जिस नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीति को आप अपने देश में लागू करते रहे हैं, वो ग्लोबल नीतियां हैं। उनका गोमुख अमेरिका है, उनका गोमुख जो है वो भारत नहीं है। नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीतियों का जन्म वो अमेरिका में हुआ, बाकी दुनिया ने तो उसका सिर्फ अनुकरण किया। सवाल यह है कि इस कोरोना के महासंकट के दौर में क्या हम पलट के नव्य आर्थिक उदारीकरण की जो नीतियां हैं, क्या उनका पुनर्मूल्यांकन और उनका विकल्प खोजने के लिए तैयार हैं? और उससे भी बड़ी बात, क्या हम पूंजीवाद का कोई ग्रांड नैरेटिव बनाने के लिए तैयार हैं या नहीं है? अगर आप पूंजीवाद का ग्रांड नैरेटिव नहीं बनाएंगे तो आपको पूंजीवाद का संकट समझ में नहीं आएगा। आप आज से 40-45 साल पहले जब सारी दुनिया में ये नव्य आर्थिक उदारीकरण की जो प्रक्रिया ये शुरू हुई, सोचा जाना चाहिए इस पर कि नव्य आर्थिक उदारीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई, उस नव्य आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया का बुनियादी केंद्रीय तत्व क्या है जिसने कि सारी दुनिया को त्रस्त करके रखा हुआ है। नव्य आर्थिक उदारीकरण की जो आर्थिक नीतियां या पूंजीवाद की आर्थिक नीतियां जो शुरू हुई, उस पूंजीवाद की आर्थिक नीतियों की केंद्रीय विशेषता है, वे जहां पर भी जिस रूप में भी लागू की गई, चाहे जितनी ही आस्था, विश्वास, भरोसे के साथ लागू की गई हों, उन्होंने विलोम निर्मित, कैसे विलोम निर्मित किया है? नव्य आर्थिक उदारीकरण का जो सबसे बड़ा रणक्षेत्र था, जिसने कि सबसे ज्यादा कहर ढाया, वो कौन सा था? पूरा का पूरा समाजवादी ब्लॉक, सोवियत संघ, उससे जुड़े हुए देश, चाइना, उसकी पूरी की पूरी समाजवादी अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी एकदम रिवर्स में चली गई। जो समाजवाद का वायदा कर रहे थे, जो समाजवाद के आधारों पर टिके हुए थे, उन्होंने समाजवाद को छोड़ दिया और उन्होंने पूंजीवाद को अपनाया। और यह नव्य आर्थिक उदारीकरण की पहली जीत थी। और जब नव्य आर्थिक उदारीकरण को लागू किया गया तो उसका पहला फल क्या था? सोवियत संघ में
या चाइना में तो कैपिटलिस्ट क्लास खत्म हो चुका था, पूंजीपति नहीं थे, लेकिन नए सिरे से पूंजीपति वर्ग पैदा हुआ। वायदा किया गया था विकास का, लेकिन जन्म किसने लिया? पूंजीपति वर्ग ने, जिसके जरिए विकास संभव ही नहीं था। सो नव्य आर्थिक उदारीकरण एक क्रक्स एरिया है, नीतिगत एरिया है, जिसको कि अगर हम मिस करेंगे तो हम कोई डिबेट, इस क्राइसिस से निकलने की सार्थक डिबेट हम खड़ी नहीं कर सकते। सवाल यह है कि क्या हमारे यहां कांग्रेस या लेफ्ट नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीतियों से निकल के कोई नया विकल्प सोचने के लिए तैयार है या नहीं है? सो ग्रांड नरेटिव जो नव्य आर्थिक उदारीकरण नरेटिव क्या था? ग्रांड नरेटिव यह था कि अब तक जो कुछ हमने अर्जित किया है, जो कुछ विकास हुआ है, आगे डेवलपमेंट संभव नहीं है। अब हमें एक नया रास्ता निकालना पड़ेगा। और नया रास्ता क्या होगा? उसकी पहली टेक थी ये कि अब तक जो कुछ प्रामाणिक था उसे अप्रासंगिक या अप्रामाणिक मानो। अगर मुझसे पूछें तो नरेंद्र मोदी तो वही कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पहले मनमोहन सिंह ने भी वही किया। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी यही तो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ने जो कुछ किया वो गलत किया, ठीक नहीं किया, उस पर विश्वास मत करो। तो यही तो क्रक्स है उसका नव्य आर्थिक उदारीकरण के दृष्टिकोण का। मनमोहन सिंह ने भी यही टेक ली थी 1991 में, यहीं से शुरू की थी बात। भाषा का सिर्फ थोड़ा सा फर्क था, लेकिन बेसिक चीज तो यही थी कि अब तक जो विकास का मॉडल अडॉप्ट किया गया वो मॉडल आगे डेवलपमेंट नहीं कर सकता, वो रिलेवेंट नहीं है। नेहरू की आर्थिक नीति से पल्ला झाड़ो, क्योंकि नेहरू की आर्थिक नीति मॉडर्निज्म के दौर की निर्मित आर्थिक नीति थी, उससे पल्ला झाड़ो। सो आधुनिकता के दौर में जो नीतियां एडॉप्ट की गई, जो विकास के मॉडल एडॉप्ट किए गए, वे अप्रामाणिक हैं और अप्रासंगिक हैं, उनसे बाहर निकलो। यानी जो वैध प्रामाणिक था और पुराना था उसे अप्रामाणिक घोषित किया गया, और यह हर जगह किया गया। यह सोवियत संघ में किया गया, यह चीन में किया गया, यह भारत में किया गया, यह अमेरिका में किया गया, हर जगह किया गया ये। तो जब तक आप इसका ग्रांड नैरेटिव नहीं बनाएंगे इस पॉलिसी का, और इस ग्रांड नैरेटिव को समझेंगे नहीं, आप आज नरेंद्र मोदी को हरा दीजिए, कल दूसरा कोई अमित शाह आ जाए, कल अमित शाह को हरा दीजिए, परसों कोई और भी राक्षस किस्म का आदमी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो एक्चुअल में जगह है, जो नीति की जगह है, उसे आप देखने के लिए तैयार नहीं है। क्या चीज थी महत्वपूर्ण? नव्य आर्थिक उदारीकरण को लागू करने के पहले सत्य महत्वपूर्ण था, सत्य महत्वपूर्ण था, सत्य पर सबसे ज्यादा जोर था, सत्य पर सबसे ज्यादा बातें होती थी। लेकिन नव्य आर्थिक उदारीकरण को लागू करने के बाद में सत्य को अस्वीकार किया गया, सत्य को हाशिए पर ठेल दिया गया और कहा गया चांस और समय यह महत्वपूर्ण है। और नए चांस या संभावनाएं क्या हो सकती हैं? यही एग्जैक्टली यही भाषा थी।
जो नरेंद्र मोदी अभी बोल रहे हैं, यही भाषा थी जो कि 90 आर्थिक उदारीकरण के लागू किए जाने के साथ सामने आई। इंपॉर्टेंट यह चीज नहीं थी कि सत्य क्या है, इंपॉर्टेंट यह चीज नहीं था कि लॉजिक क्या है, इंपॉर्टेंट यह था कि चांस, क्या संभावनाएं हैं। तो हमने संभावनाओं को और चांस को इतना महत्वपूर्ण माना कि हमने तर्क सुनने के लिए हम तैयार नहीं थे। लेफ्ट ने बार बार विरोध किया कि 90 आर्थिक उदारीकरण के रास्ते पर मत जाओ, लेकिन कोई तर्क सुनने के लिए तैयार था? कोई तर्क सुनने के लिए तैयार नहीं था। कोई तर्क माना नहीं गया लेफ्ट का। आप सिर्फ, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, बहुत ही एब्सर्ड सी बात लग सकती है। आप सिर्फ यहां से सोचिए कि कंप्यूटर के सिस्टम को विकसित करने पर जितना पैसा केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने खर्च किया, अगर उतना पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च कर दिया जाता, यानी सूचना क्रांति पर और कंप्यूटर क्रांति पर जो पैसा खर्च किया गया, वह पैसा अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हेल्थ पर और स्वास्थ्य, ये शिक्षा पर खर्च किया जाता, तो हिंदुस्तान में निरक्षरता खत्म हो जाती और हिंदुस्तान में ये जो दवा दारू की समस्या है, डॉक्टर की समस्या है, ये समस्या नहीं होती। तो आपने शिक्षा पर खर्च करने की बजाय, चिकित्सा पर खर्च करने की बजाय कंप्यूटर रेवोल्यूशन पर खर्च करना जरूरी समझा। क्यों? क्योंकि आपको चांस, संभावनाएं वहां दिखाई दे रही थी। अगर आप चांस और संभावनाएं अगर कंप्यूटर रेवोल्यूशन में देख रहे थे और जिसका लेफ्ट विरोध कर रहा था और आपको अच्छा नहीं लग रहा था, तो प्रश्न कहां है, समस्या कहां है? मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं सारे लोगों से, जहां सारे दल के लोगों से, आप भी पूछिए। इस देश के लिए, इस देश के बच्चों के लिए स्कूल और हेल्थ सेंटर जरूरी है या कंप्यूटर जरूरी है? अगर प्राथमिकता तय करनी पड़े मुझे, तो मेरे लिए प्राइमरी स्कूल बेहद जरूरी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और वहां पर डॉक्टर बेहद जरूरी है। लेकिन आपने क्या किया? आपने गांव गांव स्मार्टफोन पहुंचा दिया, आपने गांव गांव कंप्यूटर रेवोल्यूशन पहुंचा दिया, लेकिन आपने गांव गांव जो है स्कूल नहीं पहुंचाए। क्योंकि आप सत्य को देखने के लिए तैयार नहीं थे और आप लॉजिक को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में जो कैपिटलिज्म आया, उस कैपिटलिज्म की ब्यूटी ये थी कि वह सत्य और तर्क को स्वीकार नहीं करता था। कोई भी सत्य का पहलू और तर्क न मनमोहन सिंह ने स्वीकार किया, न नरेंद्र मोदी स्वीकार करने के लिए तैयार है। ऐसा तो नहीं है कि रातों रात जो है कबाड़ा हो गया देश का। नरेंद्र मोदी की, जिसे कहें कि मूर्खता यह है कि वे खुल्लम खुल्ला जो है वो अंधविश्वास की चर्चा करते हैं। मनमोहन सिंह की खूबी है कि वे अंधविश्वास की चर्चा नहीं करते थे। लेकिन क्या मनमोहन सिंह ने अंधविश्वासों के खिलाफ में कोई मुहिम जारी की? क्या कांग्रेस ने पिछले 40 साल में, आप बजट उठाइए, आप डीएवीबी के विज्ञापन उठाइए, आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग उठाइए कि पार्लियामेंट में कितने दिन, कांग्रेस के 42 साल के शासन में कितने दिन अंधविश्वासों के ऊपर पार्लियामेंट की मीटिंग हुई? कानून बना हुआ है, अंधविश्वास फैलाने के खिलाफ में कानून बना हुआ है। क्या कभी किसी भी अंधविश्वास फैलाने वाले को गिरफ्तार किया गया? नहीं। क्यों? क्यों नहीं किया गया गिरफ्तार? अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ में क्यों एफआईआर नहीं की गई? मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, न लेफ्ट ने की, न कांग्रेस ने की। बीजेपी के लोग तो खुल्लम खुल्ला अंधविश्वास के साथ खड़े हुए हैं। 34 साल तो लेफ्ट फ्रंट का बंगाल में शासन था, केरल में भी बार बार शासन आया। अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ में क्या कोई एक्शन लिया गया? क्या कोई मुहिम चलाई ऐसी जिससे कि वे अपना अंधविश्वास न फैला सकें?
फर्क सिर्फ इतना है कि ये घंटा घड़ियाल बजवाते हैं कि कोरोना को भगाने के लिए भगवान की पूजा करो, आप ये नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू था सत्य को और तर्क को अस्वीकार करो। तो अगर आप उन नव्य आर्थिक उदारीकरण के दायरे में जाएंगे तो तर्क आपके लिए बेमानी होंगे, सत्य आपके लिए बेमानी होगा, आप तर्क और सत्य दोनों को नहीं मानेंगे। सत्य क्या है? सत्य यह है कि हिंदुस्तान में आज भी बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं। कानून बना हुआ है, सारे अधिकार थे, बहुमत, प्रचंड बहुमत, सब कुछ था, राज्यों में भी था, केरल में भी था, बंगाल में भी था, दिल्ली में भी था। सवाल नहीं उठेगा ये कि केरल में और बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी, बाल विवाह क्यों नहीं रोके गए? बंगाल में बाल विवाह क्यों नहीं रोके? यह सवाल उठेगा कि 34 साल बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, अनचैलेंज सरकार थी, 2/3 बहुमत मिलता था हर बार, लेकिन साक्षरता नहीं गई। क्योंकि आप सत्य देखने के लिए तैयार नहीं है और इसे किसी भी लॉजिक से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप उस ग्रांड नैरेटिव का अपने तरीके से हिस्सा बन गए हैं। नव्य आर्थिक उदारीकरण का जो ग्रांड नैरेटिव था, उस ग्रांड नैरेटिव ने पहली कैजुअलिटी जिसकी की वह था सत्य और तर्क, और ये सत्य और तर्क की कैजुअलिटी बहुत बड़ी कैजुअलिटी है, ये साधारण कैजुअलिटी नहीं है। मैं बार बार फेसबुक पर लिखता रहा हूं बहुत ही मतलब जिसके सिंपल ढंग से, जिससे कि साधारण लोग समझें इस बात को। नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीतियों का यह एक सामान्य प्रतिफलन है कि वह अपना विलोम तैयार करती है। मैं गुड फेथ में मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ने सचमुच में लोकतंत्र के ही प्लेइंग पर इलेक्शन लड़ा था, उसके कहीं भी हो सकता है उसकी कोई इंटेंशन न रही हो, संभव है, लेकिन बीजेपी काम किस में कर रही है? बीजेपी कर रही है नव्य आर्थिक उदारीकरण के पैराडाइम में काम कर रही है, नव्य आर्थिक उदारीकरण को मानती है। तो नव्य आर्थिक उदारीकरण के पैराडाइम में जब आप काम करेंगे तो आपकी मजबूरी है, आइडियोलॉजिकली ये पॉसिबिलिटीज हैं कि आप विलोम निर्मित करें। जीत कर आए थे लोकतंत्र के आधार पर और काम करने लगे फासिज्म का। आए थे विकास का वायदा करके, लेकिन प्रैक्टिस में क्या हुआ? प्रैक्टिस में विलोम निर्मित हुआ, पूरा सफाया हो गया पूरी इकोनॉमी का और इंडस्ट्री का। तो नव्य आर्थिक उदारीकरण का जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पैराडाइम है, उस महत्वपूर्ण पैराडाइम को समझने की जरूरत है कि वहां कोई भी चीज जब दाखिल होती है तो वो विलोम निर्मित करती है। लेफ्ट फ्रंट की बहुत सदिच्छा थी। सिंगूर में जब कारखाना खोलने का निर्णय लिया गया, सिंगूर के लिए जमीन बेची गई, सिंगूर में 85% के करीब किसानों ने जमीन के पैसे ले लिए, सब कुछ ठीक था, लेकिन कार नहीं बन के आई नैनो की, आंदोलन आया, यह विलोम था। नरेंद्र मोदी की हो सकता है गुड इंटेंशन रही हो नोटबंदी के समय, लेकिन हुआ उल्टा। नव्य आर्थिक उदारीकरण में सदिच्छाओं के लिए कोई जगह नहीं है। सदिच्छाओं सद्भावनाओं से नव्य आर्थिक उदारीकरण नहीं चलता, बल्कि नव्य आर्थिक उदारीकरण बहुत ही बर्बर और बहुत ही स्पीड से चलने वाली एक प्रक्रिया है और फिनोमिना है। बर्बरता इसका एक प्राइम बुनियादी आधार है।
इसलिए वहां हर मुस्कुराता हुआ आदमी कुछ समय के बाद में एकदम बर्बर नजर आता है। आप सोचिए, जिस पार्टी ने पूरी जिंदगी, पूरी पार्टी की लाइफ खत्म हो गई किसानों की सेवा करते करते बंगाल में, वह पार्टी सिंगूर के कारखाने की घटना के घटने के बाद में किसान विरोधी पार्टी घोषित हो गई। जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में किसी लाठी चार्ज के लिए ऑर्डर नहीं किया, मेरा इशारा बुद्धदेव भट्टाचार्य की तरफ है, वह बुद्धदेव भट्टाचार्य एकदम बर्बर मुख्यमंत्री घोषित हो गए। नव्य आर्थिक उदारीकरण के पैराडाइम में जब आप पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज हैं कि चीजें विलोम में परिवर्तित हो जाएं। कांग्रेस के लोग कहते रहे कि भाई हमने 2G स्पेक्ट्रम में कोई घोटाला नहीं किया, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। पूरा देश डूब गया कि घोटाला हुआ, घोटाला हुआ, घोटाला हुआ। अंत में खोदा पहाड़ निकली चोइया वाला मामला हुआ और जांच में पाया गया कि कोई घोटाला नहीं हुआ था। लेकिन विलोम तो निर्मित हुआ। कहने का मेरा मतलब यह कि आप क्या नव्य आर्थिक उदारीकरण और उसकी आर्थिक नीतियों को, उसके विश्व दृष्टिकोण को, उसके दार्शनिक दृष्टिकोण को क्या चुनौती देने के लिए तैयार हैं? अगर आप चुनौती देने के लिए तैयार हैं, उसका विकल्प खोजने के लिए तैयार हैं, तो तय है कि भारत बदलेगा। अब यह निर्णय लेना है कांग्रेस को और लेफ्ट को। एक और चीज, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप याद कीजिए 2008-9 का टाइम, जिस समय वामपंथियों ने मनमोहन सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया न्यूक्लियर डील के मसले पर। कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे बीटी रणदवे, वो एक बात कहते थे, बार बार कहते थे, और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते थे कि भारतीय उपमहाद्वीप की ब्यूटी यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों तरफ जो और देश हैं भारत के अलावा, उन सब में लोकतंत्र संकटग्रस्त हो चुका है और लोकतंत्र गायब हो चुका है। भारत अकेला एक देश बचा हुआ है जहां के लोकतंत्र किसी तरह से बचा हुआ है। लेकिन खतरा यहां पर भी है कि यहां पर लोकतंत्र नष्ट हो जाए। यहां लोकतंत्र बचा हुआ इसलिए था कि लेफ्ट और लिबरल जो पॉलिटिक्स थी उसके बीच में एक मिनिमम एक अंडरस्टैंडिंग थी, बंगला में जिसे बूझा पड़ा, एक समझ थी। ये जो मिनिमम अंडरस्टैंडिंग थी, इस मिनिमम अंडरस्टैंडिंग को पलीता लगाया 2009 की न्यूक्लियर डील की घटना ने। लेफ्ट ने समर्थन वापस लिया, कांग्रेस ने लेफ्ट के खिलाफ में एग्रेसिव पोजीशन ली, लेफ्ट भी कांग्रेस के खिलाफ में एग्रेसिव पोजीशन में आ गया, और लेफ्ट और लिबरल जो कि 2009 के बाद में दोनों एक दूसरे की कब्र खोदने के लिए बस जुट गए। लेफ्ट ने कांग्रेस के लिए कब्र खोदी, कांग्रेस ने लेफ्ट के लिए कब्र खोदी। अल्टीमेटली दोनों अपनी अपनी कब्रों में सो गए और वहां से अलग से नरेंद्र मोदी निकल आए। न्यूक्लियर डील के बाद में बंगाल में जो हुआ, और कांग्रेस ने जिस तरह का जो है आक्रामक रवैया, मनमोहन सिंह ने आक्रामक रवैया अपनाया लेफ्ट के खिलाफ, और लेफ्ट ने जिस तरह का आक्रामक रवैया अपनाया, उसका एक राजनीतिक परिणाम था नरेंद्र मोदी का आना। ये दिलचस्प है, और लेकिन बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेफ्ट बात करने के लिए तैयार है, न कांग्रेस बात करने के लिए तैयार है। भारत के लोकतंत्र को धूल धूसरित करने में बीजेपी लगी हुई थी, आरएसएस के संगठन लगे हुए थे, वो काम कर रहे थे, लेकिन हमले उन पर नहीं हो रहे थे, हमले लेफ्ट पर हो रहे थे और लेफ्ट कांग्रेस पर कर रहा था। सो ग्रांड नैरेटिव का एक दूसरा डायमेंशन ये था कि ग्रांड नैरेटिव ने, जो नव्य आर्थिक उदारीकरण का ग्रांड नैरेटिव था, उसने सारी दुनिया में लेफ्ट और लिबरल पॉलिटिक्स को मार्जिनलाइज किया। वो जो सो कॉल्ड न्यूक्लियर डील, जिसकी वजह से मनमोहन सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया गया,
वो न्यूक्लियर डील आज की डेट तक अमेरिका में सीनेट से पास नहीं हुई है, लेकिन यहां सरकार गिर गई। यहां सरकार के खिलाफ में लोग सड़कों पर उतर गए। अब इसे परले दर्जे की मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन सब बहुत बड़े थिंकर हैं, हम तो भाई साधारण लोग हैं। सोचें कि नब्बे आर्थिक उदारीकरण में लेफ्ट और लिबरल ये लगातार मार्जिनलाइज हुए हैं। आप नब्बे आर्थिक उदारीकरण की नीतियां लागू कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझ ही नहीं रहे हैं कि आपका मेन एनिमी जो है वो कंजर्वेटिव लोग हैं, पृथकतावादी लोग हैं। आपके मेन एनिमी धार्मिक तत्ववादी लोग हैं, फंडामेंटलिस्ट लोग हैं। आपके मेन एनिमी वे हैं जो कि रिएक्शनरी पॉलिटिक्स है। आपने मेन एनिमी किसे बनाया? कांग्रेस ने लेफ्ट को और लेफ्ट ने कांग्रेस को। और इस पूरी लड़ाई में नुकसान किसका हुआ? लेफ्ट और लिबरल दोनों का। और गेनर कौन था? 11 में ममता आ गई, 14 में मोदी जी आ गए। कांग्रेस के लोग खुश थे कि उन्होंने लेफ्ट को धूल सुंगा दी, जमीन सुंगा दी, और लेफ्ट खुश था कि उन्होंने मनमोहन सिंह को औकात बता दी। और आज स्थिति यह है कि मनमोहन सिंह की या कांग्रेस को भी औकात किसने बता दी? दो कौड़ी के पॉलिटिकल लीडरशिप ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो दो कौड़ी की एकदम अधम किस्म की जो पॉलिटिकल लीडरशिप उभर कर आई, उसने एक क्रेडिबल पॉलिटिकल लीडरशिप को जमीन में गाड़ दिया। और यह किनके जरिए हुआ? ये और किनके साथ हुआ? जो नब्बे आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को अच्छी तरह से जानते थे। जो नब्बे आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के तमाम किस्म के जो जटिल हिस्से थे उन्हें जानते थे। एक अन्य पहलू वो ये कि ये जो फेज है, इस फेज में एक और चीज डेवलप हुई है जिस पर कायदे से हम लोग विचार करें। वो ये कि अब हम, जिसे मैं बार बार बोल रहा हूं, नरेटिव, अब हम कहानियों पर विश्वास ज्यादा करते हैं, हम नरेटिव पर विश्वास ज्यादा करते हैं, हम विचारधारा पर विश्वास नहीं करते, हम विचारधारा की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अब कोई भी चीज अब वो नरेटिव में आए, अब हर चीज को में एक नया नरेटिव चाहिए। लोकतंत्र का विकास, लोकतंत्र की जटिलताएं वो कहानियों से समझ में नहीं आएंगी। कहानियों का सबसे ज्यादा किसी प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया तो नरेंद्र मोदी। मीडिया का नरेंद्र मोदी के जमाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया नैरेटिव का, तो वो नरेंद्र मोदी। लोकतंत्र में बहस होती रही है, लोकतंत्र के मसलों पर बहस होती रही है विचारधारा के आधार पर, फिलोसफिकल आउटलुक के आधार पर, नैरेटिव के आधार पर नहीं। आप मन की बात और नरेंद्र मोदी के जितने भी भाषण हैं उनको आप उठाकर देखिए। नरेंद्र मोदी लगातार नैरेटिव की तरफ जाते हैं, वे आइडियोलॉजी की तरफ जाते ही नहीं है, आइडियोलॉजिकल इश्यूज को उठाते ही नहीं है, उसे एस्केप करते हैं। और कौन सी चीज नरेंद्र मोदी ने विकसित की? वो अब जैसे अगर नरेंद्र मोदी के एटीट्यूड को देखा जाए और समझा जाए तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान में कोरोना नाम की चीज नहीं है। कोरोना इज गॉन। कोरोना भारत में कभी आया ही नहीं था, भारत की यह समस्या ही नहीं है। नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट का कोई भी व्यक्ति कोरोना के बारे में कोई बयान नहीं देता, भाजपा का कोई भी नेता कोरोना के बारे में बयान नहीं देता। कोरोना को लेकर भारत सरकार क्या कर रही है इसके बारे में सरकार कभी कोई बयान नहीं देती। क्यों? क्योंकि वे अब ये संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना नाम का यथार्थ अब एग्जिस्ट नहीं करता। यही तो
न्यू लिबरलाइजेशन के ग्रांड नैरेटिव की एक तीसरी विशेषता थी कि यथार्थ को अस्वीकार करो। ये जो हम लोग बार बार कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, प्रधान उसका मतलब इस रूप में न लेके, अगर इस रूप में लिया जाए, प्रधानमंत्री के भाषणों की ब्यूटी है कि वे यथार्थ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। और जब आप यथार्थ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? यथार्थ को अस्वीकार करते हुए आप क्या करेंगे? प्रधानमंत्री ने एक मॉडल एडॉप्ट किया है जो कि एकदम टिपिकल पोस्ट ये जो लिबरलाइजेशन के दौर का मॉडल है और ये पोस्ट मॉडर्निटी का मॉडल है। वो क्या है कि इमेजों के और प्रतिरूपों के जरिए बात करो। अगर आपको विकास देखना है ना, तो वो एक आपको विज्ञापन के जरिए इमेज दिखाएंगे और कहेंगे देखो ये है डेवलपमेंट। बनारस कैसा होगा? एक इमेज प्रोजेक्ट की, जेहन में उतार दी। अब बनारस में 150 मंदिर गिराए गए, 200 मंदिर गिराए गए, हिस्टोरिसिटी नष्ट हुई, बुलशिट। इसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं है, वे इस यथार्थ को स्वीकार ही नहीं करते। उनके लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? वह इमेज जो बनारस के बारे में कि बनारस क्योटो शहर है, बनारस में एक हमने डेवलपमेंट का मॉडल एडॉप्ट किया है। अब आप भूल जाइए, आप भूल जाइए कि राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए क्या हुआ था, भूल जाइए। आप सिर्फ ये देखिए कि राम जन्मभूमि का जो मंदिर बनेगा, राम का जो मंदिर बनेगा, वो कितना विशाल मंदिर होगा और कितने बड़े इलाके में मंदिर होगा। वो 60 एकड़ में होगा या 70 एकड़ में होगा, और उसके लिए कहां कहां से पत्थर आ रहे हैं। अब आप ये जो इमेज आपके सामने पेश की जा रही है, आप इसको याद रखिए और आप इसके इल्यूजन में जिए। आप ये भूल जाइए कि राम मंदिर आंदोलन को लेकर कितने बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक लॉस हुआ हिंदुस्तान में। आप ये भूल जाइए कि कितने लोग मरे, कितने लोग दंगे में मरे, कितने लोगों का आर्थिक नुकसान हुआ, और भारत में जो सांप्रदायिक विभाजन हुआ, इसे भी भूल जाइए। आप सिर्फ ये देखिए कि राम मंदिर के लिए कितना बड़ा विशाल भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। यानी मंदिर बनेगा किस आधार पर? पूरे की पूरी विध्वंस के यथार्थ को निर्मित करते हुए राम मंदिर बनेगा। लेकिन आप इस विध्वंस के यथार्थ को भूल जाइए, आप सिर्फ राम मंदिर को याद कीजिए और उसकी इमेजों को याद कीजिए। अब एक दूसरी चीज बता रहा हूं मैं आपको। साउथ में हैदराबाद के पास ही एक और मंदिर बन रहा है जो कि तकरीबन बन गया है रामानुजाचार्य का। एक है राम मंदिर जो कि पिछले 30-35 साल में जो भयानक इस देश में गुजरा है, सैकड़ों दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोगों के घर बर्बाद हुए, अरबों की संपत्ति नष्ट हुई, उसके बाद भव्य राम मंदिर का जन्म हुआ। और इस विध्वंसात्मक यथार्थ को न तो अदालत स्वीकार करने के लिए तैयार है, न सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार है, न विपक्ष की कांग्रेस पार्टी स्वीकार करने के लिए तैयार है कि ये जो राम मंदिर बना इसके पीछे कौन सी चीज काम कर रही है? यथार्थ का अस्वीकार। अब वो तेलंगाना की सरकार ने बनाया एक मंदिर। अब आप सोचिए, 1000 एकड़ में मंदिर बनाया है वो रामानुजाचार्य का, और वहां इसके लिए न तो कोई दंगा हुआ, न कोई फसाद हुआ, न कुछ हुआ। बड़े विशाल एकड़ विशाल मंदिर, 1000 करोड़ रुपया खर्च करके वो मंदिर बनाया गया। मंदिर बनाएं लेकिन दंगे न करें। मंदिर बनाएं लेकिन लोगों में घृणा न भरें, लोगों की संपत्ति का नुकसान न हो। यह संभव नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आप यथार्थ को देखने के लिए तैयार नहीं थे। जो नई चीज, जो नई दुनिया जो विकसित हुई है वो नव्य आर्थिक उदारीकरण में, वो ये कि
अब हम सिर्फ इमेजों में जी रहे हैं और प्रतिरूपों में जी रहे हैं। वे इमेजेस जो विज्ञापन कंपनियां या पीआर कंपनियां तैयार करके हमारे सामने पेश करती हैं, हम उनमें जीते हैं। हम ये भूल ही जाते हैं कि उन इमेजों के पीछे किस तरह का यथार्थ था और किस तरह की यथार्थ की प्रक्रिया थी, किस तरह का लोगों को नुकसान हुआ, लाभ हुआ, हम ये भूल ही जाते हैं। तो अब नई दुनिया कौन सी? नई दुनिया वह नहीं जो वास्तव दुनिया है। नई दुनिया वह है जिसको के इमेजों के जरिए, प्रतिरूपों के जरिए आपके जेहन में उतारा गया है, और ये एक तरह से एक, एक नए किस्म का, जिसे कहें कि आइडियोलॉजिकल, इसने पैराडाइम निर्मित किया है, जिस पर कि हमारे कोई भी पॉलिटिकल लीडर बात करने के लिए तैयार नहीं है। उसमें मजेदार था ये, जिस समय राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था, उस समय कांग्रेस के लोग भी भूमि पूजन कर रहे थे घर में। अरे ये निर्णय अगर कांग्रेस और बीजेपी को मिलके ही लेना था तो पार्लियामेंट में बैठ के ले लेते, क्या दिक्कत थी? कौन हिंदुस्तान में मुसलमान जो है प्रतिरोध करने जा रहे थे? बिल्कुल नहीं करते। हिंदुस्तान के, मैं कई बार लिख चुका हूं इस बात को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हिंदुस्तान के मुसलमान सबसे ज्यादा लिबरल मुसलमान हैं। हिंदुस्तान की जो अधिसंख्य मुस्लिम आबादी है वो कम्युनल आबादी नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों में काम करने वाले जो संगठन है, अधिकतर संगठन वे हैं जो कि लिबरल हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग जो है ना, वो बहुत हाशिए पर है, वो कहीं और दूर है, मेन स्ट्रीम एरिया में नहीं है। एक अन्य चीज और आखिरी चीज फिलहाल के संदर्भ में, वो ये कि ये जो आर्थिक उदारीकरण हमारे बीच में आया और इसने जो एक महाआख्यान पूंजीवाद का निर्मित किया, इस महाआख्यान को समझने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक व्यक्ति है रिम कोल्हास। रिम कोल्हास बेसिकली स्थापत्यविद हैं और उन्होंने शहरीकरण और नए भवन निर्माण और दुनिया भर की चीजों पर बहुत कुछ खर्च किया है और बहुत ध्यान दिया है। रिम कोल्हास ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की तरफ ध्यान खींचा था। उनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। चाइना में जो डेवलपमेंट हुआ, चाइना के पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लंबी छलांग लगाई गई, उसका सबसे महत्वपूर्ण और जिसे कहें कि तथ्यपूर्ण अध्ययन रिम कोल्हास ने किया था। उन्होंने एक बात रखी है, ये बात क्यों मैं कह रहा हूं, अभी इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया अरुण मिश्रा की बेंच ने, और जजमेंट ये दिया कि ये तमाम जो झुग्गी झोंपड़ियां हैं जो रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द बसी हुई हैं, इन्हें उन्होंने एक टाइम बाउंड तरीके से कहा कि इन सबको हटा दिया जाए। क्यों हटा दिया जाए? विकल्प क्या है? ये जाएंगे कहां, रहेंगे कहां? उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ तो कोई अपील भी नहीं हो सकती, कोई आंदोलन की अनुमति भी नहीं देते वो। और दिलचस्प बात यह है कि किसी भी बड़ी पार्टी ने इस जजमेंट का विरोध नहीं किया अभी तक। सवाल यह है कि आप जब ये झुग्गी झोंपड़ियां हटाना चाहते हैं, तो जिस तरह की ये अवैध झुग्गी झोंपड़ियां रेल के किनारे बसी हुई हैं, इस तरह की झुग्गी झोंपड़ियां मद्रास में भी हैं, बेंगलोर में भी हैं, कलकत्ते में भी हैं, वो दिल्ली में भी हैं। क्या करेंगे?
जो नियम रेलवे ट्रैक के आसपास बनी झुग्गी झोंपड़ियों के लिए लागू होते हैं, वही नियम तो इन शहरों में भी झुग्गी झोंपड़ियों के लिए लागू होते हैं। तो इन झुग्गी झोंपड़ियों को हटा दिया जाए यहां से। तो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को कहां भेजा जाए? गांव भेज दिया जाए। शहर बचेंगे। झुग्गी झोंपड़ियां नहीं होंगी। बेहतर तो यह होता कि झुग्गी झोंपड़ियां नहीं होती, गरीब नहीं होते देश में। हमको जितना बुरा लगता है ये कहने में, सुनने में जितना अच्छा लगता है, कभी सोच के देखो, हम लोग जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जो कि ये कहते हैं कि हम ज्ञान में कितने बढ़े हुए हैं, विकसित हैं, शिक्षा में कितने विकसित हैं, संस्कृति के क्षेत्र में कितने विकसित हैं, अगर ये झुग्गी झोंपड़ियों से काम करने वाले लोग घर ना आए, ये मजदूर काम करने घर में ना आए, तो क्या हम कला के, संस्कृति के, साहित्य के, शिक्षा के बड़े उत्पादन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कला के जितने भवन दिखाई दे रहे हैं वो इन गरीबों की श्रम पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम इन गरीबों को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते। शर्म आती है, शर्म आती है। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं, एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसमें खुल्लम खुल्ला न्याय जो है वो गरीबों के खिलाफ खड़ा हुआ है। शर्म आती है। 2 जजमेंट इस तरह के आए हैं सुप्रीम कोर्ट के इसी दौर में। एक वह जजमेंट जबकि ये माइग्रेट कर रहे थे गरीब लोग, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन माइग्रेटेड लोगों की पीड़ा सुनने से इनकार कर दिया। और अब ये दूसरा जजमेंट आया है। तो न्यायपालिका के लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? न्यायपालिका के लिए हाशिए के लोग महत्वपूर्ण नहीं है, गरीब लोग महत्वपूर्ण नहीं। हिंदुस्तान की सरकार के लिए गरीब लोग महत्वपूर्ण नहीं है। भारत सरकार को तुरंत बयान देना चाहिए कि झुग्गी झोंपड़ियां नहीं हटाई जाएंगी और रिव्यू पिटीशन दाखिल करना चाहिए। ज्यादातर झुग्गी झोंपड़ी वालों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया है, सरकार उनके वोट से बनी है। तो अब कैसा दौर आ गया है कि सरकार जिनसे वोट लेती है उन्हीं के खिलाफ निर्णय भी लेती है। क्यों ये कर रहे हैं ये लोग? फिर मैं रिपीट करूंगा, अगर आप सिर्फ अरुण मिश्रा तक देखेंगे इस जजमेंट को तो आप गलती करेंगे। आप जब तक नव्य आर्थिक उदारीकरण के दौर में न्याय का कैसे अवमूल्यन हुआ है और न्यायपालिका का कैसे अवमूल्यन हुआ है, ये ग्रांड नैरेटिव जब तक नहीं बनाएंगे, आपको न्याय समझ में नहीं आएगा और न्यायपालिका समझ में नहीं आएगी और जजों के अंदर जो अवमूल्यन हुआ है यह समझ में नहीं आएगा। हमने का हिस्सा छोटे छोटे किस्से और छोटे छोटे घटनाक्रम उनको बना दिया है। स्मॉल नैरेटिव पोस्ट मॉडर्न कंडीशन को समझने में मदद नहीं करते, बल्कि वे यथार्थ से और दूर ले जाते हैं। यथार्थ हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। जो ग्रांड नैरेटिव कैपलिन का बनाया जाना चाहिए, ग्रांड नैरेटिव नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीतियों का बनाया जाना चाहिए। उससे आपको ये चीजें समझ में आएंगी। आपको ये प्रधानमंत्री के पद और गरिमा का जो पतन है ये भी समझ में आएगा। वो एक दिन में नहीं हुआ, वो कॉन्स्टेंटली चीजें घट रही हैं, लगातार घट रही हैं। तो मैं सिर्फ एक चीज जिसकी वजह से मैंने ये बातचीत रखी, वो ये कि पूंजीवाद को समझने के लिए पूंजीवाद के महाआख्यान और महाआख्यान के परिप्रेक्ष्य की आज भी प्रासंगिकता है, उस पर बात की जानी चाहिए। हम में से अधिकतर लोग पूंजीवाद पर बात करते हुए शॉर्टकट में बात करते हैं, इससे बचना चाहिए।
और जब तक आप शॉर्टकट में बात करेंगे, शॉर्टकट मारेंगे पूंजीवाद को लेकर, आप तय मानिए आप लगातार मोदी से हारेंगे। पूंजीवाद के ग्रांड नैरेटिव को नए सिरे से विकसित किया जाना चाहिए। सारी दुनिया में समाजवाद तब आया, समाजवादी ताकतें तब आई, मजदूर वर्ग की ताकत तब बढ़ी जब उसने पूंजीवाद का ग्रांड नैरेटिव विकसित किया। लघु आख्यान पूंजीवाद को परास्त नहीं कर पाते, पूंजीवाद परास्त होता है महाआख्यान से। हम सोचें कि पूंजीवाद को परास्त करने के लिए, नरेंद्र मोदी को परास्त करने के लिए महाआख्यान क्या हो सकता है। नरेंद्र मोदी को आप कानून के जरिए हरा नहीं सकते। नरेंद्र मोदी को आप विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव के जरिए आप परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी आपके रग रग में उतार दिया गया है। नरेंद्र मोदी माने यथार्थ का अस्वीकार। जब तक आप यथार्थ को स्वीकार करने की भावना अपने जेहन में पैदा नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी हारेंगे नहीं। हम यथार्थ को देखना सीखें, यथार्थ पर नजर रखें। हमारी नजर यथार्थ पर नहीं होती, हमारी नजर टेलीविजन पर होती है, जैसा कि मैंने कहा इमेजेस में होती है। हम चित्रों में देखते हैं, चित्रों में यथार्थ नहीं होता, यथार्थ वह जो चित्रों के बाहर है, हम उसे देखने की आदत डालें। नरेंद्र मोदी ने कौशल के साथ में हम सबको इमेजों में उलझा दिया है। हम इमेजों की दुनिया से निकलें, हम प्रतिरूपों की दुनिया से निकलें और यथार्थ की दुनिया को देखें। यथार्थ की दुनिया बहुत कठोर है। रिया चक्रवर्ती एक बहुत छोटा सा फिनोमेना है, कुछ नहीं है वो। हजारों लड़कियां प्रताड़ित हैं और परेशान हैं। आप सिर्फ रिया चक्रवर्ती को देख रहे हैं, आप यथार्थ को नहीं देख रहे हैं। आप सिर्फ सुशांत को देख रहे हैं, आप यथार्थ को नहीं देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में कितने लड़के आए दिन आत्महत्या करते हैं। तो सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती से आपको कहीं यथार्थ पकड़ में नहीं आएगा। यथार्थ इसके बाहर है। आत्महत्या के फिनोमेना को समझने के लिए या हत्या के फिनोमेना को समझने के लिए यथार्थ में दाखिल होना होगा। टेलीविजन कवरेज से और टेलीविजन न्यूज आइटम से, उसके आख्यान से वो यथार्थ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इमेजेस मैनिपुलेशन का परिणाम होती हैं, चाहे जितने ही उसकी प्रामाणिकता के दावे किए जाएं। जो मैं चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं, अगर आप नरेंद्र मोदी को या सुशांत सिंह को या रिया चक्रवर्ती को या XYZ किसी को या इवन राम मंदिर के प्रश्न को आप अगर देखना चाहते हैं तो आप इमेजेस के बाहर जाइए, आप यथार्थ में देखिए। यथार्थ की प्रक्रिया को देखिए और उसके ग्रांड नैरेटिव में देखिए कि उसका महाख्यान कहां से शुरू होता है। सो आज अगर हम पूंजीवाद को परास्त करना चाहते हैं, पूंजीवाद के द्वारा जो पैदा किए गए संकट है उससे निकलना चाहते हैं, तो महाआख्यान बेहद जरूरी है। इसके लिए समय चाहिए। वो SMS तो की तरह तो 140 शब्दों में, ट्विटर की तरह तो समझाया नहीं जा सकता। सो ग्रांड नैरेटिव के लिए जरूरी है कि आप ट्विटर और SMS की भाषा के बाहर निकलकर देखें, विज्ञापन की भाषा के बाहर निकलकर देखें। यथार्थ भाषा में नहीं होता, भाषा के बाहर होता है। हमारे जेहन में उतार दिया गया है, यथार्थ भाषा में होता है। और ये सबसे खतरनाक जगह है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने हमारे जेहन में पैदा की है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पहले भी ये चीज थी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया इस पर। यथार्थ भाषा में नहीं होता, यथार्थ भाषा के बाहर होता है। और यही वह जगह है, यही वह जगह है जहां लोकतंत्र की परीक्षा होनी है और हमारी आपकी परीक्षा होनी है। तो अगर हमें पूंजीवाद से लड़ना है, पूंजीवाद का विकल्प खोजना है, तो कहां खोजना होगा? भाषा में नहीं, भाषा के बाहर, समाज में। हमें एक चीज बुनियादी तौर पर माननी होगी, सत्य और तर्क की प्रतिष्ठा नए सिरे से करनी होगी।
की प्रतिष्ठा करने के लिए यह जरूरी है कि हम सभी किस्म के अंधविश्वासों को चुनौती दें। अंधविश्वास के आधार पर नहीं चल सकती। अगर चलेगी तो फिर वो अंधा कुआ होगी, वहां कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, वहां सिर्फ अंधेरा होगा जो अभी है। लोकतंत्र में अंधविश्वास का मतलब है कि लोकतंत्र को अंधेरे में फेंकना। आपको यथार्थ कभी दिखाई नहीं देगा। वो कह रही ना कि एक्ट ऑफ गॉड वो इसलिए कह रही क्योंकि उसका अंधविश्वास में उसकी गहरी आस्था है। वो जानती है कि समाज में आपकी भी आस्था है। सो अंधविश्वास के बाहर निकलेंगे तो आप यथार्थ देख पाएंगे, और यथार्थ जब देखेंगे तो आपको एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना होगा। अब हमारे अंदर एक चीज घुसेड़ दी गई है, जेहन में घुसेड़ दी गई, संदेह करो। अब हर व्यक्ति पर संदेह करने की आदत पैदा कर दी गई है। सच देखें, वास्तविकता को देखें, यथार्थ को देखने की आदत डालें और बड़ा आख्यान बनाएं, चीजों को व्यापक फलक में रख के देखें, तब हमें पूंजीवाद बेहतर ढंग से समझ में आएगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।